जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आलोक ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस के अंदर। आज हम लाइव आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको चैलेंज है, आपको ये 20 में से 20 नंबर लाने हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि रैखिक संवेग के संरक्षण को निम्न में से किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये दिया हुआ है, हम जानते हैं F बराबर जो होता है dp/dt। तो जो फोर्स होता है वो संवेग परिवर्तन, तो संवेग समय की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसमें जो F, और हम F को हम 0 मान रहे हैं, तो जो dp/dt है वो क्या हो जाएगा, 0। तो जब ये से हम करेंगे तो ये dp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी P1 माइनस के P2 इक्वल टू 0, यानी P1 इक्वल टू P2। यानी इसमें क्या है, P1 के बराबर है जो पहला रैखिक संवेग है वो दूसरे के बराबर है। यहाँ पर क्या हुआ, संवेग संरक्षित रहा। तो किस नियम के अनुसार हुआ है, वो है आपका संवेग गति के नियम के दूसरे के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है कि एक रॉड में किस प्रकार की तरंग यात्रा कर सकती हैं। तो इसका आंसर है ए। जो तरंग के अंदर हैं वो अनंतैर्ध्य तरंगें यात्रा कर सकती है। तो अनंतैर्ध्य तरंगें होती क्या है, अनंतैर्ध्य तरंगों की जो संचरण गति होती है, संचरण जो गति है उसके लंबवत कंपन करते हैं ये इस प्रकार से अनुप्रस्थ में। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो तरंग की संचरण दिशा के जो कण होते हैं उसकी लंबवत गति करते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो राइट आंसर है उसका जो सेकंड होगा अनुप्रस्थ तरंगें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी साइक्लोट्रॉन के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र दुगना हो जाता है तो साइक्लोट्रॉन के अंदर चल आवेश की आवृत्ति क्या होगी। हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है, जो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है। यानी जब यहाँ कह रहा है उस साइक्लोट्रॉन के अंदर चल आवेश की आवृत्ति क्या होगी, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र दुगना किया। तो ये जो B है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसे हम ट्वाइस दोगुना कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिक दुगनी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है, वो है ए, दुगनी हो जाती है। हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई परमाणु अभिक्रिया के अंतिम तत्व का परमाणु क्रमांक Z ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे हम जानते हैं, जो हर तत्व होता है, तत्व के जो नीचे दिया हुआ होता है उसे कहते हैं हम परमाणु क्रमांक। हमें जब परमाणु क्रमांक याद करना है तो हमें जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं परमाणु भार। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये 87 + 0 यानी 87। इधर हम बात करें दूसरे पक्ष में, तो यहाँ पे क्या है, 4 × 0 से 0 रहा, तो 0 + Z = 87, तो Z = 87। तो ए जो इसका आंसर है फर्स्ट इज राइट आंसर। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं। तो विद्युत ध्रुवण होता क्या है, तो विद्युत ध्रुवण के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र से प्रेरित एक विद्युत रोधी के विपरीत पक्षों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का स्थानांतरण। यानी जैसे कोई ये कुछ यहाँ पे कोई मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमने कोई फील्ड लगा दी जो क्या है, इसमें नॉन कंडक्टर है यानी अचालक है, और जिसमें कि यहाँ से ये पॉजिटिव रेज निकल रही हैं, तो ये इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव की तरफ क्या जो नेगेटिव हो जाएंगे, ये इधर पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ऋणात्मक आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, जो पॉजिटिव हैं एक साइड हो जाते हैं और नेगेटिव एक साइड हो जाते हैं, इसे कहते हैं हम विद्युत का ध्रुवीकरण। तो अब बात करते हैं जिसको इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर इज 4। विद्युत ध्रुवण क्या है, तो विद्युत ध्रुवण होता है
विद्युत क्षेत्र से प्रेरित एक विद्युत रोधी के विपरीत पक्षों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का स्थानांतरण, यानी विपरीत पक्षों में जहाँ जो पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव का आ जाना, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव का आ जाना, तो उसे कहते हैं विद्युत का ध्रुवण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वेग। क्वेश्चन बाद डिस्कस करें कि औसत वेग की सही संबंध चुनिए। तो हम बताते हैं कि जो औसत वेग होता है, जो हमारा जो वेग है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो हमारी गति है, गति जो हमेशा वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। जो हमारा वेग है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो हमारी गति है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो बड़ा कौन हुआ, गति हमेशा बड़ी रहेगी। तो गति, इसमें साइन कहाँ पे है, ये गति बड़ी है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की, ये भी पॉजिटिव हो सकता है। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि यहाँ पर औसत वेग और औसत गति बराबर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो साइन है इक्वल टू का साइन नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स किरणों की आवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सा होता है नियम। तो ये होता है मोसले का नियम। मोसले के नियम के तहत हम एक्स किरणों की जो आवृत्ति है उसका अनुमान ला सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। अब जैसे कि इसका राइट आंसर है सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है केपलर के दूसरे नियम में कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो मैं आपको बता दूं, जो राशि रहती है स्थिर, वो राशि होती है आपकी क्षेत्रीय वेग। ये क्षेत्रीय वेग कैसे स्थिर रहता है, जैसा कि हम बताएं आपको, जो क्षेत्रीय वेग होता है, जैसे कि कोई ग्रह वस्तु है जो जहाँ पे बी पे है, ए पे है, वो बी पे है, और बी से सी पे आने में कुछ टाइम लगेगा। जो टाइम मान लीजिए 2 सेकंड लगा, तो 2 सेकंड में इसने क्या किया, 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्क्वायर उसने क्षेत्रफल कवर किया। जो अगली जो सी से डी है, जब उसे 2 सेकंड लगेंगे, तो ये भी जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये भी 10 किलोमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि प्रत्येक जितनी समय लेगा, प्रत्येक कोई समय में एक क्षेत्र निश्चित जो क्षेत्र है वो तय करेगा। यानी जो क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट रहेगा, जो क्षेत्रीय वेग है। इस प्रकार से केपलर का जो दूसरा नियम है उसमें क्या रहता है, क्षेत्रीय वेग संरक्षित रहता है। तो राइट आंसर इज थर्ड, क्षेत्रीय वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की आवृत्ति का अनुमान लगाने किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो यही है मोसले का नियम, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के साम्य अवस्था में शुद्ध पदार्थ की ठोस, तरल और वाष्प अवस्थावर्ती होते हैं, तो वो होता है त्रिज्यबिंदु होता क्या है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये इसका त्रिज्यबिंदु होता है, जल का त्रिज्यबिंदु होता है, जहाँ पर पानी तीनों अवस्था में, ठोस में, तरल और वाष्प अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतन फोटों की तीव्रता बढ़ जाती तो प्रकाश की विद्युत धारा क्या होगी, बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सटीक लंबाई मापने वाला उपकरण कुछ नहीं है। तो ये जो हमें समझना, जितनी छोटी उसकी मान होगा, जितना छोटा उसका मान होगा, उसकी जो त्रुटि है उसके अंदर उतनी ही कम होगी। तो इस प्रकार सबसे छोटा कम मान किसके अंदर है, इसी के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्तीय पथ पर कण का परिणामी त्वरण त्रिज्य रूप में वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर है। जैसे कि हम जानते हैं, अभी हम जो वृत्त होता है, वृत्त में केंद्र होता है, जो केंद्र जो केंद्रीय बल लगता है, जो हम कहते हैं F = mv²
स्क्वायर अपॉन आर। जो परिणामी त्वरण है जो ए बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन आर। परिणामी त्वरण है त्रिज्यीय वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर है। जो केंद्र की ओर होता है तो अभिकेंद्री बल है, जो अभिकेंद्री बल होता है वो केंद्र की ओर होता है। तो ये कैसी गति करेगा, ये करेगा एक समान वृत्तीय गति। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पृथ्वी सतह पर एक पिंड का वजन 100 न्यूटन है। पृथ्वी सतह से के ऊपर आर ऊंचाई पिंड का वजन ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम पृथ्वी के बराबर ऊंचाई पर जाते हैं पृथ्वी सतह से, जब भी हम पृथ्वी सतह से, इसकी जो त्रिज्या होती है वो आर है, और इससे और ऊंचाई हम आर पर जाते हैं तो जो हमारा जी है वो क्या हो जाता है, जी डैश क्या हो जाता है, जी अपॉन 4 हो जाता है। तो पिंड का वजन होगा W बराबर डिपेंड करता है m अपॉन जी पर। m तो कांस्टेंट है, m तो चेंज होना नहीं है, तो g चेंज हुआ तो g हमारा कितना हो गया, r ऊंचाई जाने पर g/4। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 100 न्यूटन है। कहाँ पर है, वो पृथ्वी की सतह पर है। जब इसे r ऊंचाई पर गए तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 जो आंसर है वो किसके अंदर है, तो आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब केश का नली के पानी में डुबो जाता है तो वह कुछ ऊंचाई तक बढ़ जाता है। नली में सबसे ऊपर जो पानी की सतह होती है वो क्या होती है, ये वह होती है हमारी अवतल। राइट आंसर इज अवतल। इस प्रकार से होती है, ऊपर चढ़ जाता पानी सतह, क्या होता है इस प्रकार से तल बन जाता है, इस प्रकार से, इसे कि हम कहते हैं अवतल। क्या होता है, अवतल। ओके, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलस, जो मेलस का है, जो उसमें प्रकाश का जो ध्रुवण होता है उससे लिया गया है। ये होता है I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, ये उसका नेम होता है मेलस का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्टकारी के संबंध में गलत कथन चुनिए। दिष्टकारी होता क्या है, तो दिष्टकारी में क्या होता है, जो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है जो इस प्रकार से चलता है, जो दिष्टकारी लगने पर, या जो डायोड होता है, वो डायोड लगाते हैं हम, डायोड से क्या होता है, तो इस प्रकार से हमारी तरंगें इस प्रकार से चलने लगती है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें यह AC को DC धारा में रूपांतरित करता है, करेक्ट करता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी AC के केवल आधे भाग को DC में परिवर्तित करता है, यस करता है। हमें आपको बता दूं एक चीज इम्पोर्टेंट, यदि हम AC धारा को DC में अर्ध रूप से बदलना चाहते हैं, यदि हम AC कोई धारा है हमारी, उसे हम DC में अर्ध रूप से बदलना चाहते हैं, तो हमें केवल एक इसकी डायोड की आवश्यकता होगी। और कौन सा, PN संधि डायोड की आवश्यकता होगी, एक की। और हम पूर्ण के लिए हमें 2 डायोड की आवश्यकता होगी। 2 डायोड चाहिए पूर्ण दिष्टकारीकरण के लिए। तो इसमें अभी हमारा ऑप्शन नंबर था अर्धदिष्टकारी AC के केवल आधे भाग को DC में परिवर्तित करता है, यस करता है, क्योंकि इसमें हम एक डायोड लगाएंगे तो केवल अर्धदिष्टकारी, जो अर्धतरंग दिष्टकारी AC के आधे भाग को ही करेगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी AC को DC में धारा में 2 गुना परिणाम से परिवर्तित करना नहीं, ये इस गलत। तो यही जो आपका आंसर है, जो आंसर है वो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। तो अर्थात जो आपके जो सही कथन, गलत कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की भंवर धारा के नुकसान को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर में होती हैं, जो हमारी रॉड होती हैं, जो हमारी जो रॉड बनाई जाती हैं, जो हमारी जो छोटे छोटे उसमें बनाई जाती है रॉड, वो उसमें क्या करता है, जो भंवर धारा है, जो एडी करंट ना बहे
एडी करंट क्या होता है, वो अपनी ही जो धारा उसका विरोध करती है। इसे रोकने के लिए हम नरम लोहे की क्या बनाते हैं, परतदार रॉड बनाते हैं। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कुछ ई टाइप की प्लेटें निकलती थी और उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया जाता था। उससे क्या होता है, जो हमारी भंवरधाराएँ होती हैं उत्पन्न नहीं होती हैं। उसको जो भंवरधाराएँ जो ई टाइप की जो बनती थी हमारे ट्रांसफार्मर मिलती हैं हमें बचपन में देखते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो नरम लोहे की रॉड को परतदार बना दिया जाता है। तो हम ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा आपका कि ट्रांसफार्मर की भंवर धारा के नुकसानों को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, परतदार रॉड का उपयोग करके। तो ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किस परमाणु मॉडल से हुई है, तो वो आपका रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से नाभिक की खोज हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्च अवनति लागू करने के बाद पीएन जंक्शन की कमी परत की मोटाई क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी। तो डायोड कैसे होता है, ये ऐसे करके इस प्रकार से होता है। इसमें एक पी सिरा होता है, एक होता है एन सिरा। यदि हम पी सिरे को हम प्लस से और एन सिरे को हम एन से जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं अग्र अभिनीति। इसमें जो धारा होती है वो पास हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी को पी सिरे को नेगेटिव से एन सिरे को पॉजिटिव से जोड़ दें तो इस स्थिति कहते हैं हम उसकी पश्च अवनति, पी एन जो जंक्शन है उसकी पश्च अवनति कहते हैं। तो जो पश्च अवनति के दौरान जो उसकी मोटाई होती है परत की वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है और हम आपके लिए कल एक और प्रैक्टिस सेट डालेंगे फिजिक्स का। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए, आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।